हेलो एवरीवन, देखिए अब सर्किट एनालिसिस में इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो इसमें क्या होगा, आपके पास कैपेसिटर होगा और उसको हम कनेक्ट कर देंगे एसी सोर्स से। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर ले लिया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एसी सोर्स से। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, ये ई, और ये कैपेसिटर हो गया सी। यही चीज़ हमने लिखी हुई है यहाँ पर, लेट अ कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। क्लियर। अब देखो ज़रा, इसके अंदर आपके पास देखो, करंट जो होता है वो आपको पता है Q/T होता है फॉर्मूला, I=2 में चार्ज अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये कैपेसिटर जो होगा चार्ज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम अगर स्मॉल चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो वो स्मॉल टाइम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें I=2 में dQ/dt। समझ रहे हो, स्मॉल चार्ज विद स्मॉल टाइम के लिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो ज़रा, आपको एक कहानी पता है कैपेसिटर वाली, कि जो चार्ज होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम क्या लिखाते हैं, एक कांस्टेंट जो कि होता है कैपेसिटेंस सी से हम लिखते हैं, और ये हो गया V। क्लियर है, याद आया। अब यहाँ V तो नहीं है, हम E से इसको लिख रहे हैं, तो Q में CE लिख सकते हैं या नहीं। तो Q में CE लिख सकते हैं, समझ में आया होगा कहाँ से, कैपेसिटर वाला टॉपिक देख लेना। ठीक है, तो Q में CE पता चल गया आपको कहाँ से आया। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पुट करो ज़रा, I में d/dt, और Q की जगह क्या आ जाएगा, CE। क्लियर। और आपको पता है E की जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, E0 sin ω t। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको आप पुट करो यहाँ पर इसमें, तो I में क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ, ये आ गया C है, और E की जगह क्या आ जाएगा, E0 sin ω t, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ज़रा, C कांस्टेंट है, बाहर जाएगा कैपेसिटेंस, और E0 भी कांस्टेंट है, E0 बाहर जाएगा, d/dt। ठीक है, और ये है आपके पास साइन ω t, यही वेरी कर रहा है आपके पास। ठीक है, साइन वेव, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। बताओ ज़रा, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कोस होती है, क्या याद है। तो CE0 और साइन की हो गई आपके पास डिफ्रेंशिएशन कोस ω t, और ω t की हम डिफ्रेंशिएशन ओमेगा होती है, तो ओमेगा को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो जल्दी से। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसको हम इधर ले लेते हैं, ω E0, और साथ में ये आ गया कोस ω t। क्लियर। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, I में देखो, ये E0 है, ये जो ω/c है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ω/c, एक ही बात है, क्योंकि ω/c अगर मैं 1/ω/c लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे, तो ये ω/c ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, तो बस इसको लिखने का ढंग ऐसे लिखा है, क्यों लिखा है वो अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो आपको पता है I0 की वैल्यू होती है E0/R, ये चीज़ पता है आपको। ठीक है, नीचे क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, 1/ω/c। 1/ω/c क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये ऑफर्ड कौन करता है, कैपेसिटर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन, कैपेसिटर। तो वो 1/ω/c होता है, इसको हम XC से लिखते हैं 1/ω/c को। तो ये कैपेसिटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है एक तरह से। ठीक, तो यहाँ E0 ये 1/ω/c एक तरह से रेजिस्टेंस वाली बात ही हो गई। ठीक है, तो E0 दिस टर्म क्या हो जाएगी, I0 ही हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I0 में E0, और ये भी रेजिस्टेंस ही है 1/ω/c। समझ रहे हो, इसलिए इसको ऐसे लिखा, ω/c यहाँ इकट्ठा था ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया समझाने के लिए कि ये नीचे आएगा 1/ω/c, क्योंकि देखो इसको आप दोबारा ओपन करो, 1/ω/c जब ऊपर जाएगा इसी तरीके से जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ ही, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/में करके नीचे। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, और सिर्फ इसीलिए कि ताकि मैं इसको आपको बता सकूँ कि ये I0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोस ω/t। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ। ये वाला जो था पार्ट, ये रफ में है करने का। ठीक है, ये बताना है तो आप बता सकते हो, ये वाली लाइन लिख देना सिर्फ साथ में कि I0 में E0/1/ω/c होता है। क्लियर। तो देखो यहाँ पर अब आ जाएगी वैल्यू आपके पास I0 कोस ω/t, आई की वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास I में I0 कोस ω/t, और इसमें भी उसी तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ पर कर देता हूँ, देखो मैं ये यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा, कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 प्लस में थीटा। क्लियर। और ये कोस ω/t है, तो कोस थीटा की जगह ω/t आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन
अब देखो ये मैं 90 प्लस थीटा को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, थीटा प्लस 90 भी लिख सकता हूँ, तो थीटा ओमेगा टी हो गया और प्लस में 90, इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये चीज़ कि आई इजकल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में 90, और ये आ गई अब सेकंड इक्वेशन। अब देखो इनको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट इसके साथ करते हैं अगर फर्स्ट के साथ, तो यहाँ साइन है यहाँ कोस है, कैसे हमें पता चलता है कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ इस तरीके से बहुत ही क्लियर हो रहा है, अगर हम इसको भी साइन में चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड को देखो जरा इक्वेट करो आप, तो आपको साफ पता चल रहा है ये भी साइन है ये भी साइन है, लेकिन यहाँ π/2 या 90 क्या है आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। इधर 90 की जगह हम π/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई इक्वल टू में कितना हो गया ये आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में π/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेकंड मान लो अब आप, ठीक है। सेकंड इसको मान लिया हमने, क्योंकि डिफरेंस जो हम बता रहे हैं पाई की टर्म्स में बता रहे हैं तो π/2 लिखेंगे, क्लियर। अब फर्स्ट और सेकंड में अब देखो जरा, साइन है ओमेगा टी, लेकिन यहाँ π/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि करंट जो है वो कितना लीड कर रहा है, π/2 लीड कर रहा है, और यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो गया π/2 का हो गया। दोनों को माइनस करो, देखो ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, देखो ऐसे करोगे ना, अगर ओमेगा टी प्लस में π/2 ये हो गया और माइनस में ये ओमेगा टी, ये कैंसिल, तो π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, यानी कि फाई कितना आ गया π/2, और इसका मतलब क्या है करंट में आ रहा है ना ये π/2 प्लस में, तो यानी कि करंट लीड कर रहा है EMF से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को, क्लियर। तो ये यहाँ पर ये पूरा रफ वर्क हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि नाउ कंपेयरिंग द फेज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा आपके पास, इट इज़ क्लियर दैट करंट लीड्स EMF बाय π/2। तो ये मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी वेव फॉर्म भी बनानी है और फेज़र भी बनाना है, तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना इसके बाद यहाँ पर लिखा है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं नाउ ऑन कंपेयरिंग द फेज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that current लीड कर रहा है, लीड्स EMF बाय π/2, तो ये लिख लेना आप, क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर बनाते हैं हम इसकी वेव फॉर्म, ये वैसे आपने बनाई भी थी जब मैंने फेज़ का टॉपिक कराया था, तो वहाँ पर बताई भी थी, ठीक है। करंट लीड कर रहा है, जब फेज डिफरेंस में दो ग्राफ बनाए थे तो उसमें फर्स्ट जो ग्राफ था वही वाला बनना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ये क्या है हमारे पास EMF की वेव फॉर्म आ गई, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू में क्या है, ये E0 साइन ओमेगा टी है, कितनी बात क्लियर है। और ये जो दूसरी वेव बनेगी इसमें, ये बनेगी यहाँ से, क्योंकि लीड कर रहा है ये, ठीक है। तो लीड कर रहा है, तो इस तरीके से हम ये यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर ये ख़त्म होगी, वैसे ये आगे तक जाती है, ठीक है, लेकिन हमें 2π तक ही बनाना है, तो यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। बात इतनी क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये है पीक EMF E0, और इसमें जो है ये पीक क्या है करंट I0 है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है हमारी ये वाली कौन सी है, I इक्वल टू में I0 कोस ओमेगा टी लिख दो इसको, और फिर बाद में I इक्वल टू में I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 करके भी आप इसको लिख सकते हो, क्लियर। तो ये तो हो गई आपके पास वेव फॉर्म, बना लोगे, ये इधर T है और ये है E और I, ठीक है, क्लियर। अब इसका हम फेज़र डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो फेज़र डायग्राम, देखो यहाँ साफ पता चल रहा है आपको कि करंट जो है वो लीड कर रहा है और EMF क्या हो रहा है, इसका मतलब लैग हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट लीड कर रहा है कितना π/2, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, और करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो EMF मैं इस तरीके से बना दूँ नीचे, तो देख लो करंट लीड कर रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री से। तो यहाँ जो फेज़ डिफरेंस है फाई वो कितना है, π/2 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके से भी बन सकता था फेज़र डायग्राम, देखो अगर मैं करंट ऊपर बना लेता यहाँ पर, या इस साइड जैसे मैंने I बनाया, अगर मैं इस साइड E बना लेता ये, ठीक है। तो अगर E इस साइड बनाया तो अब करंट तो लीड में ही दिखाना है, तो ऐसे लीड में ऊपर दिखा सकते थे हम I को, और ये कितना फेज डिफरेंस π/2, ठीक है। तो जो ठीक लगे आपको वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें EMF के साथ तो करंट लीड ही कर रहा है π/2, क्योंकि एंगल देख लो इनके बीच में π/2 हो रहा है। और अगर EMF इधर बनाते हो तो करंट को लीड करवाना है तो ऐसे ऊपर बनाएंगे हम दिखाने के लिए कि इससे लीड कर रहा है π/2। क्लियर है बात, इतनी समझ में आया कि कैसे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है मेनली, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है cos थीटा का फॉर्मूला कितना था हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ कि cos थीटा कितना होता है आपके पास, साइन 90 प्लस में थीटा, ठीक है। इस तरीके से, इस वजह से ऐसा आया,
क्लियर है या नहीं? अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडक्टर वाला, वहाँ देखना है कॉस थीटा का हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसको अच्छे से नोट कर लो। और मेनली आपको समझना है करंट लीड कर रहा है, ठीक है, और करंट लैग कैसे करता है, लीड कैसे करता है, ये सब आपको पता चलना चाहिए। कहाँ से पता चलता है? ये इक्वेशन देखनी पड़ती है ईएमएफ की और करंट की। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।